नमस्कार, मेरा नाम है अंचिता सिंह और आज हम पढ़ेंगे मोशन। अब मोशन क्या है? जो हमारा फेवरेट काम है। मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मुझे चलना फिरना घूमना पसंद है, तो क्या हुआ, मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे हम मोशन कहेंगे। अगर मैं यहीं पे हूँ और मैं बस वहाँ खड़ी हूँ और टाइम चलता जा रहा है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट। तो आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। When an object changes its position with respect to time, when an object changes its position with respect to time, that is motion. For example, a car is moving on the road, train is running on the track. तो ये सब एग्जाम्पल हमारे मोशन के। हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गेड़ी मार रहे हैं, ये सब हमारा क्या है? मोशन। जैसे ये बच्चे हैं, ये डांस कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? मोशन में है। लेकिन अगर वही हम एक पोजीशन पे हैं और हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम किस में है? रेस्ट में। तो आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। वन ऑफ देम इज वाइब्रेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एंड पर फिक्स्ड है, दोनों फ्रॉम बोथ हैंड इट इज फिक्स्ड, और जो उसका बीच का रेस्ट ऑफ द पार्ट, वो क्या होता है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा भी फोर्स लगाया, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज मूविंग इन द टू एंड फ्रो डायरेक्शन एंड द एंड इज फिक्स्ड and their end is fixed. So this type of motion is known as vibratory motion. For example, हम रस्सी पे कपड़े सुखा रहे हैं और उस पर हमने थोड़ा सा फोर्स डाला, तो रस्सी जो होती है हमारी ऊपर नीचे, जो रोप है हमारी ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करने लगती है। तो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। नाउ दैट इज लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन जो है, मान लो एक बॉक्स रखा है, मम्मी ने बोला कि बॉक्स को इसको यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी पोजीशन पे ले जाओ, तो पहली बात तो हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जा रहे हैं, तो उसे हम मोशन बोलेंगे, और वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, तो इसे लीनियर मोशन बोलेंगे, और हमने फोर्स लगाया उस पर। नाउ थर्ड वन इज कर्वी लीनियर मोशन। जब हमारा मोशन एक कर्व्ड पाथ में होता है, when a motion is tracing a path, curved path, then these type of motion is known as curvilinear motion. For example, मैंने एक पत्थर उठा के फेंका अपना हवा में, तो वो जो पाथ को ट्रेस करता है उसे कर्व पाथ बोलते हैं, और जो मोशन वो करता है उसे कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। नाउ फोर्थ वन इज ऑसिलेटरी मोशन। जैसे हमारे घरों में घड़ी लगी रहती है, उसके नीचे एक पेंडुलम होता है, तो जब हर घंटे के बाद वो पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो वो एक पर्टिकुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है। इस टाइप के मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे। नाउ दिस इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ होता है, हम एक रेडियस का सर्कमफेरेंस है, उस पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सपोज आर रेडियस का हमने सर्कमफेरेंस बनाया, जिसकी सर्कमफेरेंस की वैल्यू होगी 2πr, और उसको ट्रेस करके अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर सन है, सन के चारों तरफ हमारा जो अर्थ मूव करता है, वो सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है। अब एक आता है रोटेटरी मोशन। नाउ वन ऑफ देम इज रोटेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि हमारी रेडियस फिक्स्ड है, इसमें हमारी रेडियस आर है, मान लो आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, और उसको जब ट्रेस करके हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसे रोटेटरी मोशन कहेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल रोटेटरी मोशन का है व्हील, कि हमारे जो कार की व्हीकल का जो टायर है या व्हील जो है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ऐसा नहीं होता कि अभी हम दिल्ली से जयपुर गए तो 2 सेंटीमीटर है, फिर वहाँ पे हमारा टायर थोड़ा और छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया, तो जो आर की वैल्यू है वो फिक्स्ड है। तो इस टाइप के मोशन को हम रोटेटरी मोशन बोलेंगे। अब बात आती है कि ये पिक्चर में ये लड़का क्या कर रहा है। ये लड़का गाड़ी से बाहर निकल के देख रहा है कि ओके, कि मेरी कार की स्पीड जो है, माई कार स्पीड इज फास्टर। वो ऐसे क्यों सोच पा रहा है? उसने ऐसा कैसे सोचा कि मेरी कार की स्पीड फास्टर है? इस तरीके से उसने कैसे सोचा है, या क्या कैसे पता लगाया कि मेरी कार की स्पीड फास्टर है? इससे ही कैसे पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए भाई। अपनी कार की स्पीड को फास्टर बताने के लिए हमें किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा, और कंपैरिजन करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए। अच्छा, कि हमने एक कार बी है, इसकी कार ए है, तो कार बी से इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो हम कंपेयर किससे करें? कार बी से। हो सकता है एक सपोज कार सी होगी जो इससे भी आगे होगी, तो उससे ये स्लो है। तो हमें भी कंपेयर करने के लिए कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, उसी के थ्रू हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है कि नहीं। सपोज एक कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेन में हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो हमारे लिए क्या है कि सामने वाला जो पैसेंजर है वो हमारे लिए रेस्ट पे है, पर वहीं एक सामने प्लेटफॉर्म पे बंदा खड़ा है,
उसके लिए हम लोग मोशन में, और मेरे लिए जो सामने वाला बंदा है वो रेस्ट पे है। तो बेसिकली अभी सिनेरियो क्या है कि मेरे सामने एक पैसेंजर है और ट्रेन हमारी मूविंग है और एक बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो बंदा जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो सी है, मैं ए हूँ, और मेरे सामने वाला पैसेंजर बी है। तो मेरे रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पर है, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में जो बी है वो मूविंग है। तो ये हमने कैसे पता चला है? तो इससे क्या पता चलता है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो उसी के कंपेयर में हम बता सकते हैं कि कौन मूविंग में है, कौन फास्टर है, कौन स्लोअर है। सो टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो हमें पता चला ना कि हमें रेफरेंस पॉइंट की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने, उनकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी स्पीड को बताने के लिए कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, वो रेस्ट में है कि मोशन में है, कि वो आगे है, स्लो है, फास्ट है, ये सब को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। Now, um, now in this chapter basically we will refer about motion along a straight line। एक straight line में motion किस तरीके से vary करता है, हम graphs के बारे में पढ़ेंगे, motion की equations के बारे में पढ़ेंगे। इससे related हम कुछ terms पढ़ेंगे, जैसे कि पहला term है distance and displacement। तो अगर हम distance की बात करते हैं तो मान लो मेरी कार है, A पॉइंट से शुरू होती है और B पे जाकर रुक गई। तो ये जो डिस्टेंस हमने कवर की इसको हम टोटल पाथ बोलेंगे, और डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड को इंडिकेट करता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, अगर हमें बस उसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, सो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर हम उसमें डायरेक्शन को भी इंडिकेट करना पड़ता है, तो दिस काइंड ऑफ क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर एक कार है और हमने बोला कि वो मोशन में है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी उसका डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। मोशन है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेते हैं कि कैन बी जीरो और नॉट। तो कभी भी if there is a object in a motion, so it cannot be in zero, the distance cannot be zero। हमेशा डिस्टेंस की पॉजिटिव वैल्यूज होती है, और जो डिस्टेंस है वो हमारा पाथ पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का पाथ कवर कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पहले एक इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए और एक फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए। हम तभी बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि हमने टोटल पाथ कवर किया वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहीं पे पूछा जाएगा कि किस पे डिपेंड करता है, तो वो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वो भी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे। जैसे आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हो, एक कार है जो ए पॉइंट से शुरू होकर बी पे गई, ए पॉइंट से शुरू होकर बी पे गई, तो ये उसका इनिशियल पाथ हो गया ए, और इनिशियल पॉइंट हो गया ए, और फाइनल पॉइंट हो गया बी। तो ये जो अभी डिस्टेंस कवर की है वही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने बताया, इट रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमारा डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। वो उससे कम हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 70 किलोमीटर हो जाए, कभी भी नहीं, क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट पाथ को इंडिकेट करता है। तो शॉर्टेस्ट कभी भी टोटल पाथ कवर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, डिस्टेंस की पॉजिटिव वैल्यूज ही होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन हैव बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एज वेल एज ज़ीरो। तो पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। लेट्स टेक एन वन एग्जांपल। सपोज हमारी एक कार है और मैंने कुछ पॉइंट इंडिकेट कर रही हूँ। तो ये 0 है, ये 10 है, ये किलोमीटर्स में है, ये 20 है, ये 30 है, सपोज ये 40 है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे होता है। तो अभी ए पॉइंट है, बी है, और एक पॉइंट है हमारा सी, सपोज। तो पहली कंडीशन क्या हुआ कि हमारी कार ने ए पॉइंट से शुरू किया, कार ने हमारा ए पॉइंट से शुरू किया, ए से सीधे बी पे गई। तो हमारी डिस्टेंस, जब हमने ए टू बी कवर किया, तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 30 किलोमीटर।
वही अगर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर जब हम ए टू बी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 30 किलोमीटर। लेकिन सो नाउ दिस इज द केस, इस केस में क्या होता है कि हमारी कार ने ए पोजीशन से शुरू किया, जैसे इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, आई से शो किया है, फिर वो बी पे गई, फिर सी पे गई, फिर सी से बैक टू बी आया। तो लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जो हमारा टोटल पाथ कवर्ड है, तो हमने रेड एरो से शो किया है कि पहले ए टू बी गया, बी टू से सी, फिर सी से बैक टू बी। तो हमारा जो ये टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पहले ए टू सी कितना हो जाएगा, 50, फिर सी से बी आया तो प्लस 20, क्योंकि 50 है, 50 से 40 10 किलोमीटर्स, 40 से 30 10 किलोमीटर्स, तो उसको ऐड किया तो 20। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ, 50 किलोमीटर, 50 प्लस 20 70 किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सो वी कंसीडर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा, ए, जिसको आई लिखा हुआ है उसके ऊपर, और बी हमारा डेस्टिनेशन है, हमने ए से शुरू किया, बी पे गए, सी पे गए, फिर सी से बी पे आए, तो ये जो फाइनल पॉइंट है बी हमारा, यही हमारा डेस्टिनेशन है और यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू कितनी हो गई, अगर हम रेफरेंस पॉइंट 0 से इसको काउंट करते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 30 किलोमीटर। तो इस केस में आप देख सकते हो कि हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट है। डिस्टेंस की वैल्यू 70 किलोमीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 30 किलोमीटर्स है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी डिस्टेंस की वैल्यू से स्मॉल है। और हम डिस्टेंस किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, वो है ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। सो एज वी हैव डिस्कस्ड about distance and displacement and little about motion, and we will further continue about the uniform motion, non-uniform motion, some graphs and the equation of motion in the next video. For any queries you can comment, and please do subscribe. Thank you.